का वहीं के लिए रवाना हो चुके हैं। कितनी देर में आप पहुंचेंगे हिमांशु अनिल दुजाना के घर पर, और क्या इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अभी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस समय हम रास्ते में हैं और यहां से जो है सीधे अनिल दुजाना के गांव जा रहे हैं। जो दुजाना गांव है ये बादलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। आपको बता दें कि भी हाल फिलहाल में जो अनिल दुजाना है उस पर 2 मुकदमे लिखे गए थे और उसमें एक मुकदमा अभी रंगदारी का है, जब ये जेल से छूटा है करीब 8 से 10 दिन पूर्व, और उसके बाद इसने रंगदारी मांगी है, जिसमें साल 2004 में एक इसने हत्या की थी और हत्या में 50 हत्या के बाद अब जो उसके गवाह है उनसे रंगदारी मांगी थी 50 लाख रुपए की, जिसको लेकर एक शिकायत की गई दादरी थाना में। 27 अप्रैल को ये मुकदमा लिखा गया है और दूसरा मुकदमा जो है वो सूरजपुर में लिखा गया है, जहां पर इसने जान से मारने की धमकी दी थी, धमकाया था गवाहों को और लगातार रंगदारी मांग रहा था, लिहाजा इस पर शिकंजा था। नोएडा से भी टीमें गठित थी, नोएडा एसटीएफ भी लगी हुई थी, साथ ही प्रदेश की एसटीएफ लगी थी, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही इस पर बुलंदशहर से करीब 25,000 रुपए का और नोएडा से 50,000 यानी 75,000 रुपए के आसपास का ये इनामी था। लगातार यहां पर ये चर्चाओं में तब आया था। आपको बता दें यहां पर पश्चिमी यूपी के 2 गैंगवार जो हैं वो जो गैंगस्टर थे उनकी गैंगवार बहुत चर्चा में रहती थी, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला था वो तब हुआ जब यहां पर आप देखेंगे कि जो गैंगवार हुआ था उसमें नरेश भाटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष था 2004 में उसकी हत्या करवा दी गई थी सुंदर भाटी ने जब हत्या कराई थी तो उसके बाद उसका भाई रणदीप भाटी और भांजा जो अमित कसाना का ही दोस्त अनिल दुजाना था, उसने गाजियाबाद में सुंदर भाटी के भांजे की शादी जो है वो जगह चुनी, वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें सुंदर भाटी बच गया था, 3 लोग मारे गए थे। जी हिमांशु लौटेंगे आपके पास, अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ। अनुपम, कई और भी गैंग था जिससे दुश्मनी थी अनिल दुजाना की, कई बार गैंग वॉर हुई और कई सारे दोनों तरफ के गुर्गे मारे भी गए। बताया जा रहा है कि आपसी राइवलरी में ही इनके 10-12 लोगों की मौत हो गई थी, हत्याएं हुई हैं बीते कई सालों में, और अब अनिल दुजाना भी मारा गया है। और क्या अधिक जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, जो एसटीएफ के सूत्रों और यूपी पुलिस के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो जानकारी हमें मिली है, इनका ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया था तो ग्रेटर नोएडा में एक रबूपुरा थाना है जो कि आउटस्कर्ट्स में है, रबूपुरा थाना है, और दूसरा थाना है दादरी और तीसरा थाना है दनकौर। ये 3 जगह हैं, दनकौर, रबूपुरा और दादरी। इन तीनों जगहों पर उसने आकर के जो उसके लोग थे और उनमें बताया जा रहा है कि ठेकेदारी से जुड़े हुए जो ठेके लेते हैं उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनसे उन्होंने संपर्क किया। वो वहीं से शुरुआती इनपुट जो है यूपी एसटीएफ को मिला, नोएडा पुलिस की स्पेशल विंग को मिला, और उसके आधार पर लगातार पिछले 15 दिन से, आपको बता दें कि पिछले 15 दिन से जो 2 ठेकेदारी से जुड़े हुए लोग हैं, जो या तो रबूपुरा, दनकौर और दादरी इसी क्षेत्रों के हैं, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में वो लगातार उसका जब जमानत पर बाहर आया तो मूवमेंट रहा। वहां से नोएडा पुलिस की स्पेशल विंग ने और साथ ही साथ एसटीएफ ने जो शुरुआती इनपुट्स हासिल किए और उसके बाद कुछ जिस तरीके से कुछ चीजें निकल करके सामने आई कि वो कुछ एक लोगों से रात के वक्त में, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि रात के वक्त में जब सब लोग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नहीं होते हैं, पुलिस की गाड़ियां भी चेक नहीं करती हैं, तब वो रात के वक्त में कुछ लोगों से संपर्क साध के आगे की रणनीति बना रहा था। लेकिन एसटीएफ की लगातार उस पर नजर थी, उसके मूवमेंट पर नजर थी, और आपको बता दें कि लगातार पिछले महीने की 30 तारीख से 1 तारीख को, और देखें अभी पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके से 1 तारीख को भी एसटीएफ बिल्कुल अनिल दुजाना के करीब पहुंच गई थी। जो लोग अनिल दुजाना के साथ थे उनमें से किसी ने उस वक्त एसटीएफ को और या नोएडा पुलिस को मुखबिरी की थी और उसके वेस्टर्न यूपी के हापुड़ के आसपास होने की सूचना दी गई थी। तो आपको बताएं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो रास्ते जाते हैं, हापुड़ की तरफ जाएं या फिर मेरठ की तरफ जाएं, मुजफ्फरनगर की तरफ जाएं, तो अब खेतों के रास्ते, जंगलों के रास्ते भी कुछ रास्ते अंदरूनी तौर पर जाते हैं। लोग कई बार जब
भीषण जाम होता है तो अंदरूनी गांव के रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा है, जब रास्ते जाम होते हैं या किसी तरह से एक्सीडेंट के बाद ट्रैफिक वहां पर होता है तो अनिल दुजाना बहुत शातिर तरीके से आज भी बिल्कुल अनुपम, एक और इंफॉर्मेशन जो मिली थी कि वो गवाहों को भी धमका रहा था। जब से निकला था जेल से बाहर तब से गवाहों को कमजोर करने के लिए धमकियां दे रहा था, ताकि उन केसेस में वो गवाह अब कमजोर पड़ जाए और आने वाले वक्त में उसके लिए जो है रास्ता थोड़ा सा साफ हो जाए। उसे लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? क्या उन लोगों की तरफ से भी पुलिस को कोई जानकारी दी गई होगी, एसटीएफ को कोई जानकारी ऐसी मिली हो कि वो कहां क्या प्लानिंग आगे की कर रहा है? देखिए, मैंने जो शुरुआती तौर पर ही शीनम इस बात को कहा था कि जो जयचंद्र मर्डर केस था उस केस में उनकी पत्नी और गवाह संगीता को जब से ये जमानत पर बाहर आया था तो धमका रहा था और इस बात की जानकारी मॉनिटरिंग सेल के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी थी और उसके बाद से ही जब उनको धमकाया गया था लगातार वो उसकी जानकारी लोकल पुलिस को भी दी गई थी। लेकिन जो बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि उस वक्त शायद लोकल पुलिस ने उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और उस पर कोई बड़ा एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब ये पूरा मामला मॉनिटरिंग सेल और इंटेलिजेंस एजेंसीज के संज्ञान में आता है तब उसके बाद अनिल दुजाना के लिए धरपकड़ शुरू की जाती है। और बीच में इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि जब 30 तारीख और 1 तारीख को एसटीएफ की टीम एक्टिव होती है तो इस तरह की जानकारियां निकल करके सामने आई कि अब अनिल दुजाना को इस बात का आभास हो गया है कि अनिल दुजाना के मूवमेंट की एसटीएफ पर की बड़ी गहरी नजर है और एसटीएफ के हाथों अनिल दुजाना जो है वो एनकाउंटर में ढेर किया जा सकता है। तो नेपाल 27 को इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, 27 अप्रैल को, और उसके बाद से ही एसटीएफ की टीम को इस लोकेशन के बारे में भनक लग गई थी और एसटीएफ की टीम इसके पीछे पड़ चुकी थी। अब ये बताएं कि यूपी एसटीएफ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा? मेरठ से होगा या लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? और पूरी जानकारी एसटीएफ की ओर से दी जाएगी। देखिए, मेनका सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस में कोई भी ऑपरेशन अगर ग्राउंड पर कोई टीम करती है तो वो अपने ऑफिशियल्स को पूरा ब्रीफ करती है और उन ऑफिशियल्स को ब्रीफ करने के बाद एडीजी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश लखनऊ में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी लगातार चाहे अमिताभ यश की बात करें, चाहे आनंद देव तिवारी की बात करें, चाहे और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात करें, वो अभी पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जो लोकल एसटीएफ की टीम, मेरठ विंग की जो टीम है, उससे ये जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर वो कहां से क्या आ रहा था। क्योंकि अब जब इसके बाद दोनों एडीजी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक साथ आते हैं तो उनको मीडिया के सवालों का जवाब देना होगा और बताना होगा कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। और 27 अप्रैल को जब मुकदमा दर्ज होता है तब से लगातार एसटीएफ की टीम कहां पर छापेमारी कर रही थी और आखिर जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, ग्रेटर नोएडा के कुछ लोग, हापुड़ के और शामली के कुछ लोगों को वो टारगेट कर रहा था या उनसे उसने मुलाकात की थी। इन सारी खबरों के पीछे क्या दम है? और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि पैसों को लेकर, रंगदारी को लेकर के और गवाहों को धमकाने को लेकर के या धमकी दे रहा था, जयचंद्र मर्डर केस में जिस तरीके से उनकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी गई, वो बात लगातार सामने आ रही है। तो इन सारी बातों से मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में अब पर्दा उठने वाला है और कुछ ही देर में अमिताभ यश मीडिया के सामने आकर के इन सभी सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल जो जानकारी है अभी वो सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब प्रेस को ब्रीफ करना होता है तो बकायदा टाइमिंग और सारे सवालों का जवाब देना होता है। बिल्कुल, सारे सवालों का जवाब होना चाहिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 से 1.5 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। अनुपम बने रहे हमारे साथ। घटना स्थल की ताजा तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जहां पर आप बुलेट्स भी देख पा रहे हैं। कई राउंड गोली चली है, यहां पर दोनों तरफ से गोली चली है। अनिल दुजाना की ओर से भी फायरिंग की गई, उसकी पिस्टल जमीन पर पड़ी हुई है, जबकि यूपी एसटीएफ की तरफ से भी गोलीबारी हुई है और उस गोलीबारी में ढेर हो गया अनिल दुजाना। कई खाली खोखे इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जगह जगह बिखरे हुए हैं। इनकी मार्किंग की गई है, फॉरेंसिक की टीम आई और यहां पर मार्किंग की गई और इस पूरे लोकेशन को सील किया गया और अब जांच पड़ताल चलेगी, जाहिर सी बात है। और इधर यूपी एसटीएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर हैं और इसी जगह पर एनकाउंटर में ढेर हुआ अनिल दुजाना, उसके खून के धब्बे भी आप जमीन पर देख पा रहे हैं। देखने ऐसा लग रहा है कि मेरठ में गंगनहर के इस रास्ते से वो भागने की कोशिश में था। पीछे एसटीएफ की टीम, जब उसके पीछे उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे एसटीएफ की टीम है तो वो एक पतले रास्ते से भागने की कोशिश करता है, स्कॉर्पियो को मोड़ता है लेफ्ट साइड, लेकिन तभी पोल से टकरा जाता है। इस वक्त जो तस्वीर है उसे देखकर कुछ ऐसा ही अनुमान लग रहा है कि जब पोल से टकराता है, उतरता
करता है, फायरिंग होती है और उस फायरिंग में उसकी जान चली जाती है। कुछ इस तरह का सिनेरियो यहां पर इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बादलपुर जा रहे हैं, उस जगह पर जहां पर अनिल दुजाना का आवास है, वो इलाका जहां पर अनिल दुजाना की तूती बोला करती थी। हिमांशु, ये बताएं, अनिल दुजाना का जो ये पूरा आवास है, पूरा इलाका है, वहां के लोगों के बीच अनिल दुजाना को लेकर किस तरह की बातचीत, किस तरह का माहौल रहा है? क्या वो खौफ में रहते थे, या अमूमन जिस तरह से हम देखते हैं कि गैंगस्टर अपने इलाके में कई बार रॉबिन हुड की छवि रखते हैं, तो क्या इस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, यहाँ इस समय हम दुजाना गांव में है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको पीछे के विजुअल दिखाई, ये वो गलियां हैं, इस समय दुजाना गांव में ही है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अनिल दुजाना का घर है। अनिल दुजाना जो है साल 2002 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था कविनगर थाने गाजियाबाद में। उसके बाद से वो अपराध की दुनिया में इस कदर आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि अनिल दुजाना जो है वो असलहों का शौकीन था, और यहाँ पर जो गांव के गली मोहल्ले के लोग थे, आसपास के थे, वो लोग इससे बहुत डरा करते थे, क्योंकि ये जो है रंगदारी वसूली करता था, हत्याओं में संलिप्त हो गया था, और जिस तरीके से असलहों को खुलेआम लहराया करता था। बात 90 के दशक की बात है, जब गाजियाबाद और नोएडा एक हिस्सा हुआ करता था। और उसके बाद ये चर्चा में तब आया जब इसने सुंदर भाटी के ऊपर 147 से फायरिंग कर दी खुलेआम शादी समारोह में। जब सुंदर भाटी अपने रिश्तेदारों के घर में गया था, भांजे की शादी में गया था, उस दौरान का ये वाकया है। और वहां पर इसने फायरिंग कर दी, 3 लोग उस फायरिंग में मरे थे। सुंदर भाटी हालांकि बच के निकल गया था। लिहाजा उसके बाद से पश्चिमी यूपी में ये लगातार रंगदारी वसूलता था। और रंगदारी की अगर बात करें तो देखिए, ताजा मामला दादरी में ही दर्ज हुआ है। दादरी थाने में अभी 27 अप्रैल को जब ये छूटा है, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में 386 यानी एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो गवाह है उसको धमकी दी गई थी, क्योंकि उस मुकदमे में ये भी वांछित था, इसने धमकी दी थी और ये भी कहा था कि रंगदारी 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, जो एफआईआर में लिखा हुआ है साफ तौर पे। और जो हत्या हुई थी जिसमें सुंदर भाटी का नाम आया था, वो साल 2014 का है, जिसमें कासना थाना क्षेत्र में मुकदमा भी लिखा गया था। उसमें आर्म्स एक्ट में इससे AK-47 भी बरामद हुई थी उस दौरान। लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से इसका खौफ था, और इसने जब नरेश भाटी के भाई रणदीप भाटी और उसके भांजे अमित कसाना से हाथ मिलाया, उसके बाद से ये सुंदर भाटी पर लगातार हमले करता रहा। सुंदर भाटी ने ही, जो रणदीप भाटी है और अमित कसाना है, इनके भाई नरेश भाटी जो 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनकी जो है हत्या कर दी थी। और उस समय मौजूदा वक्त में वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिसके बाद से ये गैंग वॉर आज तक जारी है। और आप देखेंगे यहाँ पर, मैं पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये गांव है अनिल दुजाना का। और अनिल दुजाना जो है इन्हीं गांव की गलियों में रहा करता था। और अनिल दुजाना ने जब हाथ मिलाया, गैंग वॉर शुरू की, उसके बाद से यहाँ पर जो लोग हैं वो खौफजदा हो गए थे अनिल दुजाना से। और यहाँ पर माहौल और स्थिति, लोग ऐसा भी बताते हैं कि जब उसका वर्चस्व था पश्चिमी यूपी में, तो लोग यहाँ रहना नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से जब पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया था, जब पुलिस ने रेड करना शुरू किया था, तो जो हम जहां घर जा रहे हैं वो अब खंडेर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर अब वो छोड़कर भाग चुका था। अनिल दुजाना के 5 भाई हैं, 4 भाई दिल्ली में रहते हैं, और अनिल दुजाना खुद यहाँ दुजाना गांव में रहा करता था। लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहता है। और अनिल दुजाना ने 2021 में अपनी पेशी के दौरान जिला अदालत में यहीं पर पूजा नाम की लड़की से शपथ पत्र देते हुए उसे अंगूठी पहनाई थी। लिहाजा उसके बाद से उसका ये लगातार कहा जा रहा था कि अब अनिल दुजाना जो है वो अपराध की दुनिया से जो है वो कन्नी काट चुका है। अपराध, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हिमांशु, ऐसा हुआ नहीं। ये बातें ही थी, और वो जेल से बाहर निकलता और फिर से अपराध की दुनिया में अपने गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट जाता है। वो जो गवाह है उन्हें धमकाता है, रंगदारी भी मांगता है, और केस दर्ज हुआ, अब एनकाउंटर में ढेर हो गया। हिमांशु, ये जानना चाहेंगे कि अनिल दुजाना का परिवार क्या करता था, अपराध की दुनिया में किस उम्र से वो आया और कैसे आया, जरा ये भी बताएं।
देखिए, अनिल दुजाना की उम्र बहुत नहीं थी, 34 से 35 साल के बीच का था और अपराध की दुनिया में उसने साल 2002 में पहली बार कदम रखा था और पहला मुकदमा उसके खिलाफ हत्या का ही दर्ज हुआ था गाजियाबाद के कविनगर में। और उसके बाद सबसे बड़ा जो उसकी जिंदगी में मोड़ आया जब वो कुख्यात गैंगस्टर हो गया, उसके ऊपर रासुका और इसके अलावा जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई। तब उसका जब सुंदर भाटी के ऊपर उसने हमला किया AK-47 से गाजियाबाद में, सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच जो है वो गैंग वॉर था पश्चिमी यूपी में। और उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित जो है वो गैंग वॉर अगर कोई रहा है तो वो नरेश भाटी और सुंदर भाटी का। नरेश भाटी की हत्या हो जाती है 2004 में और जो सुंदर भाटी है वो इस समय जेल में है। सुंदर भाटी पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर जो तत्कालीन रहे आलोक सिंह, उन्होंने भी काफी नकेल कसी है जिसमें उसकी 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई, कुर्क की गई। इसके अलावा उसको आर्थिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की गई और इसी तरीके से अनिल दुजाना पर भी शिकंजा कसा गया। अनिल दुजाना का जो मेन काम था वो ये था, रंगदारी वसूलना था, लोगों को डराना था, धमकाना था और अगर लोग नहीं डरते थे तो वो हत्या भी कर देता था। यही कारण है कि उसके ऊपर 18 हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और इसके अलावा रंगदारी, आर्म्स एक्ट और तमाम चीजों में है। और आप देखेंगे कि ये जो है दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे जहां झाड़ियां हैं, मैं गाड़ी से उतरता भी हूं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो पीछे घर है वो अनिल दुजाना का इस समय जहां मौजूद है और यहीं पर अनिल दुजाना रहा करता था। लेकिन अब पहुंचे हिमांशु, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लोकेशन पर पहुंचिए, फिर लौटते हैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ निखिल जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर एनकाउंटर हुआ। निखिल, आपके पास लौटती हूँ। अनिल दुजाना अब तो ढेर हो चुका है, क्या अब वहां पर जो STF की टीम मौजूद है कुछ कहने को तैयार है? वो जैसे ये सामने आया तो तुरंत इसकी घेराबंदी करी। जी, कट गया फोन। तो लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है निखिल तक, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, बीच की जो तस्वीर है ये उसी जगह की है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है, STF ने ढेर किया है। वेस्ट यूपी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंक का पर्याय बन चुका था। एक वक्त ऐसा था जब इतने मुकदमे उस पर दर्ज किए गए एक के बाद एक, उसके बाद जेल गया, बाहर आता था तो एक बार फिर आतंक कायम करने की कोशिश करता था। निखिल हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। निखिल, अब कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, अब STF की टीम कुछ बता पा रही हो कैसे ये एनकाउंटर हुआ और क्या परिस्थिति उस वक्त थी? देखिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। यहाँ पर ये मेरठ का जानी क्षेत्र है। जो अनिल दुजाना था वो अपनी इसी स्कॉर्पियो से आ रहा था और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, न्यूज 18 इसमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि फॉरेंसिक टीम इस स्कॉर्पियो की जांच कर रही है कि क्या कोई और हथियार इसमें है, क्या कोई गैजेट्स लगाए गए हैं, अनिल दुजाना किससे मिलने जा रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी से मिल जाए, तो तमाम वो चीजें यहाँ पर चल रही है। और ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक कितने 15 से ज्यादा राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है। 6 राउंड करीब अनिल दुजाना ने भी यहाँ फायर किए हैं और उसकी एक पिस्टल सामने पड़ी है, एक गाड़ी के पास पड़ी है, यानी 2 पिस्टल इससे बरामद हुई हैं और इसके बाद एक स्कॉर्पियो इससे मिली है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना पिछले 2 हफ्तों से क्राइम की दुनिया में फिर से एक्टिव हो गया था क्योंकि जेल से छूटकर भागा था और सबसे पहले उसने अपने मामलों में गवाहों को धमकाया और उसके बाद उस पर एक हमला भी कर दिया था, जिसके बाद अब वो अपने गैंग से मिलने के लिए उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहा था और मेरठ के जानी की नहर के इस मार्ग को, क्योंकि सुनसान ये रास्ता है, इसको उसने जाने के लिए यहाँ से चुना था। STF को सूचना मिली, STF ने उसका पीछा किया और यहाँ पर अनिल दुजाना के साथ मुठभेड़ हुई है। ये मेरठ की जानी की गंग नहर है और यहाँ पर एक जो बिजली का पोल है उससे कार टकरा गई और यहाँ पर जो घेराबंदी की गई थी STF की टीम के द्वारा, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान अनिल दुजाना मारा गया है। अभी उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जैसा कि जानकारी आ रही है कि 18 मुकदमे उस पर हत्या के दर्ज थे। अनिल दुजाना का बेसिकली काम रंगदारी मांगना था, जो उसको पैसे नहीं देता था उसकी वो हत्या कर देता था, ऐसा जो बताया जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। STF की टीम मौके पर थी जब अनिल दुजाना भाग रहा था, उसी का पीछा STF की टीम कर रही थी और हबड़ा दौड़ी में उसकी कार जो है वो इस इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई है, जिसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। जो जवाबी फायरिंग में STF की टीम ने फायरिंग की तो अनिल दुजाना को गोली लग गई। यही देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ स्पॉट पर खून पड़ा है, ये अनिल दुजाना का खून है जो यहाँ पर बिखरा पड़ा है। अनिल दुजाना की भी
पिस्टल है जिससे वो एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर रहा था, और इसी स्कॉर्पियो के पास वो और भी हथियार है जो अनिल दुजाना के पास थे। यानी कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर का आरोपी था, और ग्रेटर नोएडा में उसका आतंक था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सेठों से उसने रंगदारी वसूलने का काम किया है। इसके पहले कई हत्याओं के मुकदमे उस पर दर्ज है, लूट के भी मुकदमे दर्ज है, और इन सब आपराधिक वारदातों को चलते हुए अभी जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है, एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद है जिनसे आप बातचीत करने की भी लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर यहां पर लगेगी इस पूरी प्रक्रिया में, और उसके बाद चूंकि इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और कब पूरी तरह से इंफॉर्मेशन सबके पास आए कि कैसे ये एनकाउंटर हुआ, कैसे पहुंची पुलिस इस तक। बहुत गंभीर वारदात है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि